गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की हमारी इस कक्षा में हम अपनी भाषा मणि का अपना अगला अध्याय साय पढ़ने जा रहे हैं। साय एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है और यह कहानी हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा भी देती है। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने फैसले लेने चाहिए। कभी कभी हम भावनाओं में अपने होश खो देते हैं और कभी कभी जोश में भावनाएं खो देते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाते हुए हमेशा अपने आने वाले भविष्य को देखते हुए फैसले लेने चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी है जो इसी तरीके की है कि एक व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों को बाहर छोड़कर घर पर छोड़कर विदेश में कमाने जाता है और वहाँ पर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है और उसके बाद भी जब बीमारी से ग्रस्त होता है और वो उम्मीद छोड़ देता है कि अब वो जिंदा बचेगा, वो एक पत्र अपनी पत्नी के पास भेजता भी है विदेश से, जहाँ पर वो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखता है कि मेरा बचना मुश्किल है। और लंबे समय तक पत्नी के पास कोई पत्र नहीं पहुंचता और उसके बाद अचानक आश्चर्यजनक रूप से फिर पत्र पहुंचता है और वो कहता है कि मैं बच गया हूँ, मेरे हाथ का ऑपरेशन हो गया है, इसलिए मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये पत्र किसी और से लिखवा रहा हूँ। और इस तरीके से वह समय समय पर अपनी पत्नी को, बच्चों को पत्र, उपहार, गिफ्ट, मतलब वो वहाँ विदेश से अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करता है अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, लेकिन वो कभी अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने नहीं आता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, बच्ची की शादी हो जाती है, बेटा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, और वो जब बार बार बच्चे और पत्नी उस आदमी को घर बुलाते हैं और वो नहीं आता है, तो एक बार बेटा बड़ी सख्त निर्णय लेकर कि अब मैं ही चला जाता हूँ अगर पिता नहीं आते हैं। और वहाँ जाने के बाद जो उसे पता चलता है तो वह अवाक सा रह जाता है, आश्चर्यजनक रूप से चकित सा रह जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अब वो क्या हुआ ये था कि जब फर्स्ट पत्र आया था, पहला पत्र आया था, जहाँ पर उस आदमी ने अपने जीवित रहने की उम्मीद खो दी थी, वो सही साबित हो चुकी थी, लेकिन उस आदमी के साथ एक आदमी और विदेश गया था जो उसका दोस्त था, और उस दोस्त को, वह दोस्त उसके व्यापार में साझेदार था, उस दोस्त को मतलब सही तरीके से व्यापार करना सिखाया उस आदमी ने, हर तरीके से उसकी मदद की थी। तो उस आदमी के मरने के बाद उस दोस्त ने एक पिता के रूप में हर समय पत्र लिखा, हर समय अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। क्यों? वो चाहता तो मृत्यु की खबर दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे का कारण सीधा सा था कि अगर वो मृत्यु का समाचार दे देता तो वो पत्नी और उसके दोनों बच्चे शायद अंदर ही अंदर टूट जाते। और जिस तरीके से वो एक सहज तरीके से उन तीनों ने अपना जीवन यापन करके तरक्की की और समाज में जी पाए, उसके पीछे उस दोस्त का हाथ था कि उसने मृत्यु का समाचार न देकर समय समय पर पिता की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी कभी भावनाओं से बढ़कर जिम्मेदारियों का एहसास रखकर हमें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय शायद किसी को ज़िंदगी जीने का हौसला दे दें, उनकी ज़िंदगी को बहुत सुधार सके, संवार सकें। तो हम अगर अपने फैसलों से किसी की ज़िंदगी को संवारें तो ऐसे समय को हमें उपयोग में लेना चाहिए और होश में रहकर, भावनाओं पर काबू रखकर निर्णय हमें लेना चाहिए। तो आइए हम अपनी ये कहानी पढ़ लेते हैं। नन्हे मुन्ने दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण स्त्री, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके।
पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। एक दिन लंबे अरसे बाद एक पत्र मिला। नैरोबी के किसी अस्पताल से आया था। लिखा था, पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में स्थान तो मिला, किंतु अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं, लेकिन भरोसा रखना, भगवान रखवाला है। कहानी की शुरुआत ही अस्पताल से होती है और उससे पहले उसकी पत्नी और बच्चों के वहाँ से शुरू होती है। नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे, नन्हे मुन्ने यानी दूध मुँहे यानी दूध पीते हुए, यानी बच्चे अभी इतने छोटे हैं जो सिर्फ दूध पीने लायक हैं। दूध मुँहे बच्चे यानी छोटे बच्चे। रुग्ण यानी बीमार। अकेली रुग्ण स्त्री यानी पत्नी भी अकेली है। नाते रिश्ते में ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके, मतलब उस परिवार का अपना ऐसा कोई नहीं है जो जरूरत के समय पर उनके लिए काम आए, उनकी जरूरत को पूरा करें। पति सुदूर अफ्रीका में, सुदूर यानी बहुत दूर, ठीक है, यानी उस पत्नी का जो पति है वो बहुत दूर अफ्रीका में है और अस्पताल में बीमार है, महीनों तक कोई पत्र नहीं आया। और लंबे अरसे के बाद एक पत्र मिला। लंबे अरसे यानी बहुत समय के बाद पत्र मिला था और वो अफ्रीका के नैरोबी के अस्पताल से आया था, जिसमें लिखा था कि पहले तो जगह नहीं मिली और जब जगह मिली तो अनावश्यक बिना वजह के विलंब यानी देर हो गए, तो रोग काबू से बाहर हो गया। काबू से बाहर होना मुहावरा है, यानी नियंत्रण खो देना या हमारे बस की बात नहीं होना, यानी काबू से बाहर यानी नियंत्रण से बाहर हो गया है। ऑपरेशन आप लोगों को पता ही है कि ऑपरेशन का अर्थ क्या है। शल्य चिकित्सा हिंदी का वर्ड होता है शल्य चिकित्सा। ऑपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। चंद दिनों की मेहमानदारी, चंद दिन यानी बहुत कम दिनों, मेहमानदारी आप समझते हैं कि चंद दिनों के मेहमान यानी थोड़े दिन के मेहमान। तो यहाँ पर ये जो मुहावरा लिया गया है उसका अर्थ है कि बहुत कम समय का मेहमान हो, यानी अब मेरे पास जीवन बहुत कम है। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा। पति है, चिंता कर रहा है, पूरे घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, तो वह चिंता कर रहा है कि अब क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वह दिलासा देता है कि अपना ध्यान रखना, भगवान पर भरोसा रखना, क्योंकि सबका रखवाला वही है। पत्नी पत्र पढ़ती है और रोती है। फिर उन्होंने अनेक चिट्ठियां डाली और फिर तार। तब कहीं कीनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर एक पत्र आया, पहले की तरह किसी से बोलकर लिखवाया। हालत पहले से अच्छी है, अब चिंता की कोई बात नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी कुछ रुपए पहुंच गए हैं। चिट्ठियां नियमित रूप से आती ही रही, रुपए भी पहुंचते रहे। जब पति ने इस तरीके का लेटर लिखा, ऐसा पत्र लिखा कि अब भगवान पर भरोसा रखना, वही तुम्हारा रखवाला है, तो घर पर चिंता होना तो लाजमी था। सबको चिंता हो गई। पत्नी पत्र पढ़कर बहुत रोई भी, उन्होंने चिट्ठियां भी डाली, तार भी डाले। बार बार चिट्ठियां और तार डालते रहने से फिर स्थिति ये हुई कि उन्होंने कहीं कीनिया से, मतलब बार बार जब कोई समाचार हम भेज रहे हैं तो कीनिया की मोहर लगा हुआ, कीनिया यानी विदेशी जगह है हमारे देश से बाहर, तो एक विदेशी लिफाफा मिला जिसमें लिखा था कि परमात्मा का चमत्कार है और हालत अब सुधर रही है, मुझे एक नया जन्म मिला। नया जन्म मिला यानी मैं चमत्कारिक रूप से मैं बच सा गया हूँ। फिर थोड़े दिनों बाद पत्र आया, हमेशा की तरह किसी और से बोलकर लिखवाया हुआ था हालत, और उसमें लिखा था कि अब हालत में सुधार हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। और उस पत्र के साथ कुछ रुपए भी थे। अब ये नियमित रूप से एक नियम सा बन गया था, पत्र आता, रुपए भी पहुंच जाते, ऐसी स्थिति घर की चल रही थी। पत्र में लिखा था, फिर आया पत्र, जब दूसरी बार आया तो उसमें लिखा था,
हाथ के ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी और से लिखवा लेता हूँ। धीरे धीरे कारोबार का भी विस्तार कर रहा हूँ। शहर के पास कुछ नई जमीन खरीद लेने का भी इरादा है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न होते थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी। विस्तार से सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। डूबती नाव फिर पार लग रही थी, धीरे धीरे। फिर जब पत्र आए तो उसमें आदमी ने क्लियर लिखा था कि मेरा ऑपरेशन जब हुआ तो उसके बाद मैं हाथ से सही ढंग से लिख नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं किसी और से लिखवा लेता हूँ। लेकिन मैं धीरे धीरे कारोबार यानी व्यवसाय का विस्तार यानी बढ़ा रहा हूँ, ग्रोथ कर रहा हूँ। ठीक है, व्यवसाय बढ़ा रहा हूँ, उसको नया ग्रोथ कर रहा हूँ। शहर के पास कुछ नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है। इरादा यानी लक्ष्य है या सोच है। ठीक है, उस पत्र में उसने घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत सारे प्रश्न किए थे, बहुत सारी मतलब बहुत सी जानने की कोशिश की थी। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई, मतलब घर वाले सभी खुश हो गए, तीनों जने खुश हो गए, क्योंकि वो पत्र में बहुत अपनापन था और बच्चों के बारे में पूछा जा रहा था, सब कुछ। डूबती नाव पार लग रही थी, ये भी एक मुहावरा है, डूबती हुई नाव पार लग रही थी, यानी धीरे धीरे, मतलब जहाँ डूबने लगे वही सहारा सा मिलने लगा था। लगभग 3 बरस बीत गए। घर की ओर से पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा समय निकाल कर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे याद करते हैं, जो जो हिदायतें चिट्ठी में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। अज्जू कहता है कि बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। वह पूरे 12 साल का हो गया है। 6ठी कक्षा में अव्वल आया। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा। जब बार बार पत्र इधर से उधर आने जाने लगे, यानी कि अफ्रीका से भारत और भारत से पत्र अफ्रीका तक जाने लगे, पत्नी की तरफ से जो पत्र लिखा जाता था उसमें बार बार एक ही हिदायत होती थी कि इतना लंबा समय निकल गया है तो अब उन्हें घर आना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। उनकी जो भी हिदायत वो पत्र में लिखते हैं, उनकी बातों का वो पालन करते हैं। और उनका बेटा जो है अर्जुन, उसका एक ही सपना है कि वो अपने पापा की तरह खूब मेहनत करे और वह भी अफ्रीका जाकर काम करे पापा के साथ। और वह भी 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। अव्वल आया यानी फर्स्ट आया है, और उसे वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, अक्षरशः यानी अक्षर टू अक्षर, जैसा कहा वैसा का वैसा, हिदायतें यानी नसीहत। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें लिखा था कि इस समय तो नहीं है, अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना। जब पत्नी ने पत्र लिखा तो वापस वहाँ से जवाब आया कि अभी उसके पास समय नहीं है। जब तनु का यानी बेटी का ब्याह होगा तो वह ज़रूर पहुँच जाएगा और वह योग्य वर की तलाश कर रहा है। और वह कह रहा है कि विदेश में भी अच्छे लड़के मिल सकते हैं, लेकिन अफ्रीका जैसे देश में मैं अपनी बच्ची को शादी नहीं करना चाहता हूँ। और दहेज की तुम कोई चिंता मत करना, यानी लड़का बहुत अच्छा ढूंढना, दहेज की चिंता मत करना, मैं यहाँ से सब पहुँच लेता आऊँगा। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता ही न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुँच रहा है। गहने कपड़े सब वह साथ लाएगा। जब उस पति पत्नी के बीच में पत्र पर यह बात हो गई कि तनु की शादी की चिंता न करें और वह तनु के लिए लड़का ढूंढे, लड़की अगर इतनी बड़ी हो गई है तो इसी के साथ यही बातचीत चलते चलते रिश्ता भी पक्का हो गया लड़की का। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। ये क्या, खाता पीता क्या है? मुहावरा यानी खाते पीते से मतलब धन की कमी नहीं होनी। जहाँ पर धन की कमी नहीं हो वो उस ऐसे घर को खाते पीता घर कहा जाता है। शादी की तिथि निश्चित हो गई थी और उसी समय विदेश से ये पत्र भी आया था कि मैं शादी के समय पहुँच जाऊँगा, गहने कपड़े सब मैं साथ ही लाऊंगा। लेकिन शादी के समय वह चाह कर भी नहीं पहुँच पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया।
कि इसके पीछे जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय में वह सब छोड़कर कैसे आ सकता है। हाँ, गहने, कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में वह जिले भर में प्रथम रहा। खेलों में भी पहला स्थान मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो भी वह पापा को भेजना न भूला। लेकिन बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, परंतु अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ ही जाती और उसका आना स्थगित हो जाता। इस 31 पैराग्राफ में बहुत कुछ बता दिया गया है। वह अपनी बेटी की शादी पर भी नहीं आ पाया और विवशता यानी मजबूरी, विवशता यानी मजबूरी से भरा हुआ एक लंबा पत्र आ गया कि उसने जो नया कारोबार शुरू किया उसी में मजदूरों की हड़ताल हो गई। तो ऐसे समय में वह अपना व्यवसाय छोड़कर शादी में नहीं आ सकता था, इसलिए वह नहीं आया है। शादी की जो ज़रूरत के सामान होते हैं वो उसने भिजवा दिए थे। साथ में उसने ये एक छोटी सी बात और कह दी कि वर वधू यानी बेटी दूल्हा दुल्हन के फ़ोटो ज़रूर मुझे भेज दें। धूमधाम से शादी भी हो गई, सारे फ़ोटो भी भेज दिए गए। उस साल उनका बेटा जो अज्जू था उसने कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल यानी सीनियर स्कूल, उस वक्त पहले स्कूल 11 तक हुआ करते थे। 9th में सब्जेक्ट लेने पड़ते थे और 11th स्कूल होती थी और 11th के बाद कॉलेज होता था। तो उसको ऐसे हाई स्कूल कहा जाता था। 11वीं तक के स्कूल को हाई स्कूल कहा जाता था। जब उसने 11वीं की परीक्षा दी तो वह जिले भर में प्रथम रहा और खेलों में भी उसको पहला स्थान मिला। उस इनाम मिलने के जितनी फ़ोटो वगैरह थी उसने बेटे ने अपने पिता को भेजी। इसके बदले में उसके पिता ने उसको बहुत सारे उपहार भेजे, कैमरा भेजा, सूट का कपड़ा, घड़ी और साथ में मर्मस्पर्शी लंबा पत्र। मर्मस्पर्शी यानी जो हमारे हृदय को छूने वाला, दिल को छूने वाला, हमारी भावनाओं को हम महसूस करा पाएँ ऐसे शब्दों के साथ उसने पत्र भेजा था और उसमें लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है और वह यही चाहता है कि बच्चे आगे से आगे तरक्की करें, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन हर बार ऐसा होता गया कि समय निकलता गया, वह आने का वादा करता और फिर कुछ न कुछ अड़चनों का बहाना बनाकर अपना आना स्थगित कर देता यानी वह स्थगित करना यानी कि रोक देना, किसी चीज़ का कैंसिल हो जाना, ठीक है ना। तो वह स्थगित कर देता। पाँवों पर पंख बांधकर समय अबाध गति से उड़ रहा है। आगे बताया जा रहा है, पाँवों पर पंख बांधकर समय हमेशा गतिशील रहता है और वो बहुत जल्दी हमारे हाथों से फिसल सा जाता है। कहते हैं कि एक जिस तरीके से हम रेत को मुट्ठी में बंद करके रखें तो वो रेत हमारी मुट्ठी में नहीं ठहरती, इसी तरीके से समय कहीं ठहरता नहीं है। तो एक अपने शब्दों में आकर्षक पैदा करने के लिए लेखक लिख रखा है कि पाँवों पर पंख बांधकर, हम पाँव से दौड़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पाँवों पर पंख बांधकर समय अबाध गति से उड़ता रहा यानी समय निकलता रहा। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर पाना कठिन हो रहा है तो वे सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोबांसा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी नहीं मिलते, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। अंत में एक दिन वह भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, परंतु पिता के घर आने की संभावना दिखाई न दी। तो उसने लिखा,
अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर है, एक बार अंतिम बार देख लेना चाहती है। लेखक कह रहे हैं कि समय पंख बांधकर उड़ रहा था। बच्चों ने जब देखा कि पिता घर नहीं आ पा रहे हैं तो उन्होंने पत्र लिखा कि हम ही वहाँ आ जाते हैं, हम ही कुछ वर्ष वहाँ बिता लेंगे। लेकिन उसके उत्तर में भी पिता ने मना कर दिया और कहा कि यहाँ पर आदमी जो विश्वास पात्र कम मिलते हैं और व्यापार को जो उसने इतना बढ़ा लिया उसके लिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है यानी उसे स्वयं सारा कार्य करना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए जब तक अज्जू की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। वह समय निकाल कर खुद आने की कोशिश करेगा। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश करना। ये वो व्यक्ति बार बार समय निकाल रहा था। अंत में उसने देखा कि जब वह नहीं जा पा रहा है, समय वो भी आया कि अज्जू ने पढ़ाई पूरी कर ली, वह कहीं नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी उसने सोचा कि एक बार फिर मैं प्रयास करता हूँ पिता को घर लाने के लिए। तो उसने एक पत्र लिखा कि अम्मा बहुत बीमार रहती है, यानी माँ बहुत बीमार रहती है, कमज़ोर हो गई है और वह अंतिम बार आपको देखना चाहती है। उसे लगा कि शायद पिता आ जाएं, लेकिन वह भी संभव होता नहीं दिखा। इसके आगे की कहानी हम अपने आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। कहानी मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत रोचक लग रही होगी। तो अगली कक्षा में हम फिर सब एक साथ मिलते हैं। धन्यवाद।